बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर एक उस वीडियो के साथ जो बहुत दिनों से अछूता पड़ा था, इकाई 2 जो समर्पित है टीचिंग एप्टीट्यूड की तरफ। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यद्यपि यह थोड़ा सा प्रारंभ से ही अनछुआ सा रहा है। लोगों के रुझान इस ओर कम ही रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जो आयोग की मैंडेटरी है, जिसमें उसने कहा है कि हम एक इकाई से करीब 4 प्रश्न पूछेंगे और पूछे जाते भी रहे हैं, तो आपको इसके प्रति अपनी चाहत, अपना लगाव, अपना रुझान जगाना ही पड़ेगा। और हमने आज उसी का थोड़ा सा प्रयास किया है। यद्यपि जो नेट की परीक्षा पास किए होंगे, उस परीक्षाओं में सदैव जो है इससे वे 2-4 हुए होंगे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो इससे अछूते रह जाते हैं, वो जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उन्हीं इंटरेस्ट को बरकरार करने के लिए और उसकी महत्वपूर्णता को समझने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं इकाई 2 के साथ, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें 4 सेक्शन हैं: शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली, आंकड़ा शोध, संकलन और विश्लेषण, और भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। इन सारे पहलुओं को हमने इन प्रश्नों के माध्यम से, जो 30 प्रश्न लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए आपके बीच में लाने का, जानने का और जनाने का प्रयास आपको किया है। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी सी आपका सही जवाब है। विषय में दक्षता हासिल हो तो शिक्षक सुगमता और सरलता से विषय वस्तु से अपने विद्यार्थियों को अवगत करा सकता है और अपनी महत्वपूर्णता जाहिर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण में कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक समय में मुख्यतः देखने को मिलता है? यह हम आपको बता दें कि वर्तमान समय जो है परंपरागत शिक्षा प्रणाली को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, और वर्तमान में जो शिक्षा का उद्देश्य है वह शिक्षार्थी केंद्रित होता जा रहा है। ये इसका सही जवाब है, जबकि शिक्षण का उद्देश्य दोस्तों व्यापक होना चाहिए। चीज़ों को समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपकी इसमें रुचि भी बढ़े और आप इन चीज़ों को आत्मसात भी कर पाएँ, जो कालांतर तक, बहुत समय तक आपके मनोमस्तिष्क पर रहे, जिससे कि भविष्य में अगर आप परीक्षा के दौरान इनका सामना करें तो चीज़ें आपसे विस्मृत ना हो, क्योंकि चीज़ें तभी आसान हो पाएंगी जब रोचकता के साथ हो और उसमें जब आपका इंटरेस्ट बढ़े। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों, यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, इसको हम बता दें कि पाठ्यक्रम शब्द में शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना भी इसका सही जवाब होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षार्थियों शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला जो चौथा प्रश्न है वह कह रहा है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद डैश जोन का निर्माण करता है। यहाँ पर चौथे का जो ऑप्शन होगा वह होगा सी, क्योंकि विकास इसका सही जवाब है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच ज्ञान का अंतरण होता है। अंतरण का मतलब दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का दान करता है विद्यार्थी को वह टीचर। और इसी बीच इस प्रक्रिया में शिक्षक विद्यार्थी के बीच जो संवाद होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, और उससे विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का विकास होता है, तथा कभी कभी तो ऐसा होता है कि शिक्षक के ज्ञान में भी सुधार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्न में से किससे शुरू करता है?
तो एक संप्रेषक का यह कर्तव्य होता है कि वह इस तरह से श्रोताओं को बता सके जिससे लोग उससे जुड़ सकें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ सकें और रोचकता आपके को उत्पन्न हो, क्योंकि उबाऊ चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पर सुगम पूर्वाभ्यास 5 का जो डी होगा वह सही जवाब होगा। दोस्तों, छठा जो प्रश्न है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान के जो शिक्षा प्रणाली है उसके करंट टॉपिक से है, उच्च शिक्षा के करंट टॉपिक से है। उससे पूर्व छठे प्रश्न पर बढ़ने से पूर्व हम आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य में आपको इससे बहुत सारे मैटर मिलने वाले हैं। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी की राहें हैं वो मैं वादा करता हूं कि निश्चित तौर पर आसान होने वाली हैं। अभी तक जो आपने अवलोकन किया होगा और अभी भी जो आप अवलोकित कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें मिलेंगी जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही साथ आपका कमेंट और आपकी लाइक हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ने में उत्प्रेरित करते रहते हैं। दोस्तों, आपके माध्यम से हमें सुधार का मौका मिलता है, अपनी कमियां हमें जाहिर होती हैं और साथ ही साथ और क्या बेहतर किया जा सकता है यह भी पता चलता है। और लाइक जो है वह सदैव प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। और स्वाभाविक है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसका प्रतिफल आप हमें दें और आपके उंगलियों का हल्का सा स्पर्श हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अन्यथा एक तरफा लगाव कहाँ बहुत दिनों तक दोस्तों कायम रह पाया है, आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। प्रश्न जो है छठा था कि 2018-19 के सत्र के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात क्या है। दोस्तों, सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, यह हायर एजुकेशन की बात कर रहा है। इन हायर एजुकेशन दोस्तों हम बता दें वर्तमान में 2018-19 के अनुसार 26.3% जो है वह GER है, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है। और यह किससे पता चलता है? दिस इज इन द बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे, AIHES रिलीज करती है ये डाटा। और ये डाटा रिलीज किसके द्वारा होता था? यह HRD के द्वारा होता था, बट नाउ HRD चेंज टू एजुकेशनल मिनिस्ट्री। जो नई शिक्षा नीति आई है उसका नाम बदल गया है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। और 7वां जो प्रश्न है कह रहा है वर्तमान में भारत के उच्च शिक्षा में नामांकन का प्रतिशत सबसे अधिक किस संकाय में है। सबसे ज़्यादा जो हायर एजुकेशन में लोग इनरोल्ड हो रहे हैं वह किस विधा में हो रहे हैं, किस फैकल्टी में हो रहे हैं। तो हम आपको बता दें, आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स of India around in higher education, around 45% students are in the faculty of arts, rest 20% in science, कॉमर्स में 18% और प्रोफेशनल स्टडीज़ में वर्तमान में 16% स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भी जो हायर एजुकेशन के करंट से है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सकल नामांकन अनुपात है। सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक जो है GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सबसे ज़्यादा किस राज्य में? दोस्तों हम बता दें, इससे पूर्व तमिलनाडु प्रथम स्थान पे था, लेकिन वर्तमान में ड्रास्टिक चेंज हुआ है और सिक्किम जो है कुछ सीमित संसाधनों के साथ हायर एजुकेशन में सबसे अधिक नामांकन के साथ वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सिक्किम टॉप्स द लिस्ट विथ GER ऑफ 53.9%. 53.9%. Sikkim is in the first position. Now move to the question number 9. Before that, उससे पूर्व हम एक चीज़ और आपको बता दें कि दोस्तों हमारे इस पोर्टल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपके व्यक्तिगत ज्ञान में इजाफा करने के लिए, आपकी इस प्रिपरेशन को और सही दिशा में ले जाने के लिए, आपकी व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, आपकी कमियों और आपकी मजबूतियों को उजागर करने के लिए हमने एक कोर्स शुरू किया है, जिसमें पहले जो हमारे बैच हैं उसके इनरोलमेंट पूरे हो चुके हैं और दूसरे बैच की तरफ हम अग्रसर हैं, उसमें भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है उसमें
हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस संपर्क के बाद हम आपको आपके एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में बता देंगे और वो सारी चीज़ें हमारे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके आज के डेट में जो विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वह प्रैक्टिस सेट की है, जबकि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो हमसे जुड़े हैं या जो जुड़ेंगे उनको एटलीस्ट 40 to 50 प्रैक्टिस सेट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द यूपी हायर एजुकेशन वह प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ बड़े ही मिनिमम कॉस्ट पे हमने उनको वो सारी चीज़ें एंटायर सिलेबस को कवर करते हुए प्रदान करने की बात करी है। तो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम कौन सा है? 9वां जो आपका सवाल है उसका जो सही आंसर है वह है विद्यार्थियों की स्वतंत्र सोच के स्तर में वृद्धि। दोस्तों, अगर विद्यार्थियों के स्वतंत्र सोच में वृद्धि होती है तो वे अधिक स्वायत्त होंगे, लक्ष्य उन्मुख होंगे, परिवर्तनशील होंगे, समय के अनुकूल आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्र निर्णय लेने में सामाजिक स्तर पर भी अपने आप को स्वतंत्र लेने में सक्षम होंगे और सामाजिक स्तर पर भी अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन लंबा हो फिर भी समझ में आए यह ज़्यादा जरूरी है। 10वें प्रश्न की तरफ, यह किसने कहा? यदि आप यह अनुभव करते हो कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है तो आपको अपने मन और मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना होगा। दोस्तों, यह बात वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखते हुए और जो शिष्य गुरु परंपरा की जो संस्थानों की महत्ता जो आज के डेट में समीचीन प्रतीत नहीं हो रही है, इस संदर्भ में देखते हुए आज के युग के अनुसार एस.जी. वेल्स ने प्राइवेट स्कूलों की तरफदारी यहाँ पर की है। एस.जी. वेल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करता है? दोस्तों, विद्यार्थी जो होता है, जो सदैव फॉलोअर होता है अपने अध्यापक का, वह किस गुण को पसंद करता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि आदर्शवादी दर्शन को सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि टीचर को वह अपना आइडियल मानता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा आसान होने वाला है आपके लिए और यह जो है यूजीसी से रिलेटेड है कि भारत में अधिकतर विश्वविद्यालयों का वित्त पोषण कौन करता है? तो यहाँ पर सी इसका सही जवाब है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है उनकी जो कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार जो नैक वगैरह बहुत सारे जो कार्य कराए जाते हैं उसके हिसाब से जो है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सी इसका सही जवाब है 12 का। 13 निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए जो व्यवस्थित करना है सिस्टमेटिक वे में, इनमें सारी बातें दी हुई हैं, 5 बातें दी हुई हैं। इनको हम समझा दें कि 13 का जो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 13 का डी जो है वह इसका सही जवाब होगा, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध किया जाता है, पुनः वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से जोड़ा जाता है तथा शिक्षण अधिगम सामग्री को छात्रों के सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर सिखाए गए ज्ञान से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात पुनर्शिक्षण करके शिक्षण प्रक्रिया के चरण को संपादित किया जाता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 14वां है, कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह डी है, व्याख्यान के द्वारा, क्योंकि कक्षा संचार की अवधारणा कक्षा के व्याख्यान पर निर्भर करता है। यह विधि सबसे पुरानी है और इसमें प्रायः शिक्षक अपने परिज्ञान पर आधारित अवधारणाओं में स्वनिर्मित भाषाओं के साथ भाषा के जरिए व्याख्यान को लचीला बनाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है? दोस्तों, हम आपको बता दें अनुसंधान यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है और इसके अंतर्गत इसको 2 शब्दों में हम विभाजित करते हैं, री एंड सर्च, यानी कि इसका मतलब होता है पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधी खोज। अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानीपूर्वक पूर्ण जांच है। 15 का ए जो है आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में
से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है, कि इसकी जो क्वालिटी है किससे आंकी जाती है। दोस्तों 16 का बी जो है वह सही जवाब है। अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से इसको आंका जाता है कि यह किस तरह का है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, एक्यूरेसी है, क्या है, इससे इसको मापा जाता है। 17वां प्रश्न है, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या उपेक्षित होता है, क्या आशा की जाती है। 17 का बी इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि नए सिद्धांतों और नियमों का सृजन करना, इसके लिए शोधकर्ता जो रिसर्चर होता है वो बहुत सारे माध्यमों जैसे ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत साक्षात्कार, शेड्यूल्स इत्यादि का सहारा लेकर के अपने शोध को आगे बढ़ाता है। बढ़ते 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न है, शोध की वह विधा जिसमें अनुसंधानकर्ता अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है, उसे कौन सी शोध के अंतर्गत आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मिथिहासिक, विषय विश्लेषण, दार्शनिक शोध और ऐतिहासिक शोध की बात करी गई है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑप्शन पढ़ता नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पर मिथिहासिक क्यों कहा है, तो हम आपको बता दें कि मिथिहासिक एक ऐसा टर्म है जो किसी को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। मिथिहासिक यानी कि माइथिकल जो होता है, यानी जो कल्पित होता है, जो पुराण संबंधी होता है, इसकी बात यहाँ पर मिथिहासिक कही गई है। यद्यपि यह इसका सही जवाब नहीं है, लेकिन चूंकि टर्म था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसका जो सही जवाब होगा वह डी होगा, क्योंकि ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, इसका संबंध अतीत से है और यह भविष्य को समझने के लिए अतीत का विश्लेषण करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा डी, कि बहुत से चरों के बीच अंतर को जानने के लिए, बहुत से जो चर होते हैं, बहुत से जो वेरिएबल्स होते हैं, उनको जानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा हम शॉर्ट करते हैं। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है, तो हम आपको बता दें कि अनुदेशन और शिक्षण में दोनों में ही जो आपको पृष्ठ जो है, जो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, कि इसमें दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पुनर्वलन, पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। 21वां प्रश्न है, सहसंगतियों का विश्लेषण विशेष रूप से उपयुक्त है जब दो और अधिक वर्गों के कर्ताओं में भिन्नता पाई जाती है। 21 का डी जो है यह सही जवाब होगा, क्योंकि संक्षिप्त परीक्षण पर जो है यह ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंभाव्यता प्रतिचयन कहलाता है, तो हमको बता दें आपको कि यह कोटा प्रतिचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता चर x तथा चर y के मध्य संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, जबकि दोनों z द्वारा प्रभावित हैं, तो वह यदि सहसंबंध का वास्तविक मान अध्ययन करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर बहुविध सहसंबंध गणना करनी चाहिए, बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं, तो हम दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम कारक विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के चरों में पाए जाने वाले संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शोध की विषय निष्ठता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों शोध की विषय निष्ठता को बढ़ाने के लिए उपरोक्त जितने भी आयाम यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी को आपको लागू करना होगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैध निष्कर्षों के द्वारा ही विषय निकटता को बढ़ाया जा सकता है। विषय निष्ठा से अभिप्राय है घटना का यथार्थ या वास्तविक रूप से वर्णन करना। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ कि भारत की नीति को इसकी कक्षाओं में साकार रूप दिया जा रहा है। निम्न में से किस दस्तावेज में इस बात का उल्लेख है। भारत की नियति को, भारत के भाग्य को इसकी कक्षाओं में, क्लासेज में साकार रूप दिया जा रहा है। यह बात कब कहाँ कही गई है, तो यह भारत के शिक्षा आयोग के द्वारा यह बातें उसके दस्तावेजों में यह उल्लेखित है। सी इसका सही जवाब है। 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1972 में 10+2+3
शिक्षा संस्थानों संरचना पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई थी। तो डॉक्टर पी.डी. शुक्ला जो है 27 का ए इसका सही जवाब है। और आज आप देख रहे हैं नई शिक्षा जो नीति आई है कस्तूरी रंगन के द्वारा, वह जो है वह किस तरह से 5, 4 और बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, उसके संदर्भ में हम भविष्य में बातें करेंगे। 28वां प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले हम आपको बता दें कि 1945 में इस तरह की विश्वविद्यालय अनुदान समिति की बात की गई थी, यानी कि 28 का डी जो है वह आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न जो है 29वां, यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हम आपको बता दें 11 नवंबर जो दिन है यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आप समर्पित है हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री जो स्वतंत्रता के पूर्व थे, जो अबुल कलाम, उनको, यह मौलाना अबुल कलाम को समर्पित है। और यह 2008 से इसको लागू किया गया है उनके बर्थ एनिवर्सरी से, और यह जो इसका 11 नवंबर सही जवाब होगा। बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक बार पुनः हम उस मुकाम पर आ चुके हैं जहाँ पर कि हम समाप्ति की ओर हैं इस सेक्शन को लेकर जो हम उपस्थित हुए थे कि यह 30वां प्रश्न है। उससे पूर्व हम बता दें एक बार पुनः आपको कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म और पोर्टल खुला हुआ है, आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, तैयारियों को नई दिशा दे सकते हैं। तीसरे प्रश्न को समाप्त करते हैं कि भारत में वर्ष 2019 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? यह एक करेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने कलेक्ट किया है। 2019 के अनुसार वर्तमान में भारत में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी संख्या 49 हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों यह जो शिक्षा पर, जो शिक्षण अभिवृद्धि पर जो हमारा आज का सेक्शन था वह समाप्त होता है। निकट भविष्य में और भी सारे वीडियोज़ के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।